हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में, जिसमें कंप्लीट किया था हम लोगों ने फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता तो उसकी वजह से फील्ड कैसे वेरी करता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी। अगर लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर होता है तो उसका फील्ड कैसे लिखा जाता है इनसाइड सरफेस और आउटसाइड पॉइंट पर। और हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज प्लेन। अगर प्लेन होता है तो प्लेन के अंदर, प्लेन के बाहर और प्लेन के सरफेस पर फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी जाती है। और हम लोगों ने यहाँ देखा था सबसे जो इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन प्रीवियस क्लास का, वो ये था कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर कोई चार्ज कंडक्टर दिया गया होता है, उसकी सरफेस पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया जाए तो बाकी के बचे चार्जेस उस छोटे से चार्ज पर कितना फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी dF/dA इज इक्वल टू लिखा गया था सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या था, सिग्मा दिया गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी उस कंडक्टर के लिए। तो ये फार्मूला निकल के आया था, ध्यान रखेंगे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो भी हम इस पर करेंगे और साथ में हम लोग पढ़ेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर एरिया नॉर्मल नहीं होता तो कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है एरिया का, और रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल एट वर्टेक्स, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन देखेंगे। सॉलिड एंगल इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस होती तो उससे सॉलिड एंगल कितना बनता है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग यहां पर पहले पढ़ लेते हैं दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं अगर कोई आर्क दिया हो, जैसे यहां पर कोई ये सर्कल दिया गया है, इस सर्किल पर कोई 2 पॉइंट लिए जाते हैं, यहाँ कहीं पर 2 पॉइंट लिए गए हैं, मान लेते पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी दिया गया है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये यहाँ पर ए बी आर्क बनेगा, ये एक एंगल मान लेते थीटा बन रहा है, इसकी रेडियस स्मॉल आर दे रखी है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं थीटा, दैट इज प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है आर्क ए बी, तो ये आर्क ए बी लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं स्मॉल आर लिखा जाता है। यूनिट हम लोगों को पता है, इसकी यूनिट क्या होती हैं, तो इसकी यूनिट लिखी जाती है, एक तो होता है डिग्री और दूसरी होती है रेडियन, रेडियन लिखी जाती है, ठीक है। तो एक हो गया डिग्री, दूसरा हो गया रेडियन। तो ये हो गया प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल एंगल होता है, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनके लिए हम प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस होती है और उस सरफेस के अंदर अगर कोई पॉइंट लिया जाए और बताया जाए कि सरफेस उस पर कितना एंगल बना रही होगी, तो उस पर कितना एंगल बना रही होगी, तो वो एंगल जो बनेगा 3 डायमेंशनल एंगल होगा। उसी 3 डायमेंशनल एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कुछ और नहीं होता, सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल इनक्लोज्ड बाय द लेटरल सरफेस, जो बाहर की सरफेस होती है वो उस कोन के वर्टेक्स के ऊपर कितना एंगल बनाती है, दैट इज सॉलिड एंगल। और अगर सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करें कि सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसकी डेफिनेशन से हम लोग यहाँ फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ एक फार्मूला दिया गया है, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला इस तरह दिया जाता है कि अगर कोई यहाँ पर स्फीयर दिया गया हो, कोई स्फीयर है, सपोज ये कोई स्फीयर दिया गया है, इस स्फीयर का कोई एक सेक्शन, सपोज यहां पर अगर एक कोई सेक्शन लिया जाए, कोई ये एक सेक्शन बनाया गया है, ये सेक्शन इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, ये जो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, इस 3 डायमेंशनल एंगल को ही हम लोग ओमेगा कहते हैं। ओमेगा यहां पर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, इसे कैपिटल ओमेगा पढ़ा जाता है, सॉलिड एंगल है कैपिटल ओमेगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर इसकी रेडियस आर लिखी गई हो तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इसका एरिया लिखते हैं। ये एरिया सपोज मान लेते हैं एस दिया गया है, तो यहां से सॉलिड एंगल लिखा जाता है एस डिवाइडेड बाई में रेडियस का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। अगर कोई कंप्लीट सरफेस है, अगर मान लेते हैं कोई कंप्लीट सरफेस दी गई है और कंप्लीट सरफेस होगी तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं फॉर कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो कंप्लीट कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, उसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें यहां से तो क्या निकल के आ रही होगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है लेटरल सरफेस एरिया स्फीयर का, वो कितना लिखा जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में क्या है आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस होती है उसका शेप मैटर नहीं करता, शेप चाहे जैसा हो, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पर जो नेट एंगल बनता है सॉलिड एंगल, दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन ये एंगल बनता है।
तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे कि कोई क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनाता है वो कितना होता है, 4 पाई रेडियन लिखा जाता है, स्टेरेडियन होता है। वहां पर जो कंप्लीट एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। यहां पर प्लेन एंगल को हम लोगों ने रिलेट करना सीखा इससे। अब अगर बात करें दूसरा कि यहां पर तो हम लोगों ने देखा कि जो सरफेस दी गई थी वो तो नॉर्मल थी इसके साथ, लेकिन अगर सरफेस नॉर्मल ना हो तो क्या होगा, तो दो अलग अलग हम लोग केस पढ़ते हैं। नॉर्मल ना हो तो उसके लिए भी देखते हैं, पहले हम यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह का एग्जांपल है। कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पर एक, ठीक है, यहां पर एक सॉलिड एंगल बनाया गया है और यहां से रेडियस मान लेते हैं दी गई है वो R1 है। ठीक है, यहां पर एक यही सेक्शन बनाया गया, दोबारा दूसरा, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, R2 दे रखी है। तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा, यहां पर जो ये एंगल बनता है, 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, अगर उसकी वैल्यू ओमेगा लिखी जाती है तो यहां से हम लोग फार्मूला जो लिखते हैं ओमेगा का वो क्या लिखा जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शन। तो मान लेते हैं ये जो दे रखा है दैट इज S1 और ये जो दे रखा है ये दे रखा है S2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं S1 डिवाइडेड बाई में R1 स्क्वायर, या फिर इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं S2 डिवाइडेड बाई में R2 स्क्वायर। उसी को आगे बढ़ाया गया है तो सॉलिड एंगल तो चेंज होगा नहीं, तो दोनों की वैल्यू जो सॉलिड एंगल की होगी वो सेम निकल के आएगी। अब हेडिंग पड़ी थी कि अगर सरफेस के नॉर्मल नहीं होता है, तो सरफेस के नॉर्मल अगर ना हो, लेटरल सरफेस जो वहाँ पर पॉइंट कंसीडर किया गया है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये ऐसा है, ये ऐसा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सरफेस कुछ इस तरह से बनी हुई है, इसको होना तो चाहिए था इसके परपेंडिकुलर, लेकिन सरफेस कुछ इस तरह से बनी हुई है, सपोज कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सरफेस बनी हुई। तो अगर इस तरह से सरफेस बनी होगी तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से सीधा, हमें यहां पर रेडियस भी लिखनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की रेडियस R है। लेकिन अगर यहां पर पॉइंट लिखें तो इसका एरिया इधर बनेगा, ये बनेगा एंगल थीटा। तो अगर ये ds लिखा जाता है तो इधर जो कंपोनेंट निकल के आएगा, ये कंपोनेंट जो निकल के आएगा ये वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा ds cos थीटा। अब ये जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट होगा कैसा, तो कुछ इस तरह का कंपोनेंट होगा, यहां से देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। मतलब इसके ये कैसा रहने वाला है, तो इसके परपेंडिकुलर रहने वाला है, जो भी ये सरफेस बनेगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहने वाली है सरफेस से, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर सरफेस रहेगी। तो अगर परपेंडिकुलर सरफेस रहेगी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, ds cos थीटा। तो यहाँ से अगर वैल्यू मान लेते हैं d ओमेगा एंगल बन रहा है यहाँ कहीं पर, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल वो मान लेते हैं d ओमेगा। तो d ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, कौन सा कंपोनेंट आएगा, ds cos थीटा, और डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर लिखा जाएगा। तो अगर नॉर्मल नहीं होता है सरफेस, ठीक है, उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं सॉलिड एंगल की वैल्यू, तो क्या किया जाता है, एरिया का वो कंपोनेंट लिया जाता है जो नॉर्मल होगा, तो उसमें cos थीटा आएगा, तो उसके लिए लिखा जाता है ds cos थीटा डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि सॉलिड एंगल क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता तो कौन सा कंपोनेंट एरिया का लिया जाता है, तो वो cos थीटा लिया जाता है। अब यहाँ पर रिलेशन एक डिराइव कर लेते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल एट वर्टेक्स। तो इसको हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं, यहाँ पर एक पहले स्फीयर कंसीडर करते हैं, ये कोई स्फीयर दिया गया है, सपोज कुछ इस तरह का स्फीयर है, ये स्फीयर दिया गया है। इस स्फेरिकल सेक्शन की वजह से जो एंगल बन रहे हैं, मान लेते हैं ये स्फेरिकल सेक्शन यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ एंगल बना रहा। तो अगर ये कुछ इस तरह का एंगल बनाएगा तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा इसका सेंटर O, और इसका जो ये सरफेस आएगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है, इसको अलग से मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्क कर लिया गया। तो जो ये बाहर का सरफेस होगा, जो बाहर का निकला हुआ सरफेस है, ये वाला सरफेस जो बाहर का निकला हुआ है, ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, उसकी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, तो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं आगे की तरफ,
ये ऐसा आधा जो एंगल बना है ये मान लेते हैं थीटा बनाया गया है एंगल, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन करना है कि जो यहाँ कंप्लीट एंगल बनेगा, ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल कंप्लीट एंगल होगा, 3 डायमेंशनल कंप्लीट एंगल होगा, तो ये ओमेगा होगा। तो ओमेगा और थीटा में रिलेशन चाहिए। तो उस ओमेगा और थीटा में रिलेशन के लिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर बाहर निकला हुआ पोर्शन होगा वो वेरिएबल रेडियस की रिंग से मिलकर के बना होगा। और अगर ये स्फेरिकल सेल होगा, सेल जैसा होगा, तो स्फेरिकल सेल पर एलिमेंट लेना जानते हैं, एक रिंग एलिमेंट लेना पड़ता है। तो अगर एक रिंग एलिमेंट यहाँ पर लिया जाए तो इसको हम लोग अलग बनाते हैं, वो तो फिगर हो ही गया। इसको अलग बनाया जाए कुछ इस तरह से, ये ऐसा हो गया। अगर एक रिंग एलिमेंट इसके ऊपर कंसीडर करेंगे हम लोग कुछ इस तरह का, ये एक रिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर होगा, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, कुछ इस तरह का होगा। ये एंगल थीटा बनेगा। यहाँ जो छोटा सा एंगल बन रहा है मान लेते हैं डी थीटा बन रहा है, तो यहाँ जो रिंग कंसीडर की गई है उसकी थिकनेस हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस तो आर है ही, ठीक है। यहाँ पर जो रिंग बनेगी उसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी, ये आर है, ये थीटा है, तो सामने क्या बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा, ऐसा होगा। तो अगर इसका एरिया लिखा जाए तो रिंग का एरिया लिखना हम लोगों को आता है। रिंग का एरिया कितना लिखा जाता था, तो डी इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई आर, आर है रेडियस रिंग की, 2 पाई आर इंटू में डी आर लिखते थे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा, और डी आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर डी थीटा लिख सकते हैं, ये वैल्यू डी ए बन जाएगी। लेकिन हमें ये डी ए नहीं, कंप्लीट ए चाहिए जो यहाँ पर बन रहा होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू थीटा की लिख रखी है, या फिर अगर इस वैल्यू को हम लोग कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा से लगा करके थीटा, थीटा 1 से लगा करके थीटा 2, जो भी वैल्यू लिख रहे हो, तो यहाँ से डी ए की वैल्यू अगर कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो ये ए बन जाएगा। यहाँ पर देखो 2 पाई निकल आएगा, आर स्क्वायर निकल के आएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं 0 से लगा करके किसी थीटा नॉट तक की लिमिट लगाई गई है, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है सपोज ये थीटा नॉट है, तो थीटा यहाँ वेरिएबल था, वो थीटा नॉट फिक्स है। तो इसे ए की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ बनेगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो पहले लोअर लिमिट रख देते हैं या अपर ही रखते हैं, माइनस कॉस थीटा नॉट, माइनस 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 बनेगा, और माइनस माइनस यहाँ पर कॉस 0 रखेंगे 1 बनेगा, तो ये वैल्यू माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से लिखी जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 माइनस, क्योंकि उसको पहले लिख लेते हैं, तो 1 माइनस क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया किसी थीटा नॉट तक का, ये थीटा नॉट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर ये थीटा नॉट तक का एरिया हो गया, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो सॉलिड एंगल बनेगा वो। तो सॉलिड एंगल का अभी फार्मूला हम लोगों ने सीखा, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जाता है एरिया, एरिया निकल के आया है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर निकल के आया 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, डिवाइडेड बाय में क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, तो वो क्या लिखा जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला निकल के आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। तो याद रखेंगे जब कभी भी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को रिलेट करना हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे। रिंग एलिमेंट की रेडियस जो आर लिखी जाएगी स्मॉल आर, वो उसकी जो थिकनेस लिखी जाएगी थीटा एंगल पर डी थीटा विथ की रिंग कंसीडर करेंगे तो उसकी थिकनेस निकल के आएगी आर डी थीटा। ये कई बार हम लोग कर भी चुके हैं, तो उम्मीद है कि रिंग का एरिया लिखना आता होगा। 2 पाई आर इंटू डी आर लिखा जाता है, 2 पाई आर में आर आएगा आर साइन थीटा और डी आर में आएगा आर डी थीटा, और फिर इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे अपने किसी एक थीटा तक, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, रेडियस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं सॉलिड एंगल इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। 3 अलग अलग फिगर बना करके हम इसे समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट फिगर कैसा बना हुआ है, फिगर कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ इस तरह का सेक्शन बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, मान लेते हैं थीटा बना हुआ है। और अगर ये थीटा बना हुआ है तो यहाँ से हम लोगों ने भी देखा ओमेगा जो बनता है, ओमेगा की वैल्यू लिखी जाती है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिखी जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ये सर्कुलर सेक्शन का कोई छोटा सा पार्ट होगा तो उसका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आर से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा। दूसरा केस, अगर कोई सरफेस इस तरह की हो,
ये कोई सरफेस दी गई हो, आधा स्फीयर दिया गया, तो अगर आधा स्फीयर दिया गया होगा तो पहले आधा वाला एंगल तो देख लेते हैं। तो रेफरेंस लाइन हमारी कौन सी है, तो रेफरेंस लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ये वाली लाइन थी, ये लाइन हमारे पास रेफरेंस लाइन थी, यहाँ पर भी ये लाइन रेफरेंस लाइन होगी। तो आधा एंगल लिखा जाता है सेमी वर्टेक्स एंगल, तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है। आधे एंगल की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री लिखी जाएगी, ये 90 डिग्री वैल्यू लिखी जाएगी। तो अगर 90 डिग्री हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू जो बनेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो वो लिखी जाएगी 2 पाई। ठीक है, आधे गोले के लिए 2 पाई हो जाएगा क्योंकि पूरे के लिए 4 पाई होता, वैसे भी देख सकते हैं। केस नंबर थर्ड में क्या है, कंप्लीट गोला ले लिया जाता है, कंप्लीट स्फेयर है, और कंप्लीट स्फेयर होगा तो अगर यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल दैट इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो वह हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू में 2 बनेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई, अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन से हम अलग अलग क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ए पॉइंट चार्ज क्यू, यहाँ पर क्यों दिया गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए ऑफ फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, फाइंड द फ्लक्स, जो डिस्क होगी इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले दो तरह से करते हैं सॉल्व। फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट हम लोग फ्लक्स का फार्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्लक्स का फार्मूला लगाएं तो हम लोगों को फ्लक्स का फार्मूला आता है, क्या लिखा करते थे हम लोग, फ्लक्स के फार्मूले लिखते थे E डॉट डी ए, E डॉट डी एस, ऐसे लगाकर लिखा जाता था। तो अगर इस क्यू की वजह से देखा जाए, यहाँ पर जो ये क्यू दिया गया है, इस क्यू की वजह से इससे जो फ्लक्स पास करेगा उसमें जो फील्ड की वैल्यू होगी वो कम ज़्यादा हो रही, किनारे से बढ़ेंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो फील्ड वेरिएबल है। फील्ड वेरिएबल होगा तो क्या करना है, एक छोटा सा एरिया लेना है, और छोटा सा एरिया लेंगे तो डिस्क पर एरिया कैसे लिखा जाता है, तो एक रिंग एरिया लिखा जाता है। तो वो रिंग एलिमेंट कुछ इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये कोई रिंग एलिमेंट है, इसकी जो रेडियस दे रखी है दैट इज आर, और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर दे रखी है। तो अगर ये रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है तो इसकी वजह से जो वहां फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू तो अब लिख सकते हैं हम लोग, कितनी लिखी जाएगी, तो यहां से अगर हम इधर लिखें फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, तो वो फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लिखना जानते हैं, कितना बनेगा, ये ए बनेगा, ये स्मॉल आर है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। तो यहाँ जो फील्ड लिखा जाएगा वो वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई में इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। ठीक, तो अगर ये हो गया फ्लक्स, अब यहाँ पर देखेंगे इसके साथ ये कुछ एंगल भी तो बनाएगा, तो एंगल अगर वो थीटा होगा तो इसको भी थीटा लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ई हो गया, और इसका एरिया लिखना तो जानते हैं, तो डी ए जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आर इंटू में डी आर, ऐसा लिखेंगे। तो 2 पाई आर इंटू डी आर लिखेंगे, तो यहाँ फ्लक्स का अगर फार्मूला लगाएं हम लोग तो फाई जो इससे लिंक होगा डी फाई, छोटा सा फ्लक्स, वो लिखा जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल थीटा बनेगा। ई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू डी ए की कितनी लिखी गई है, तो वो वैल्यू लिखी गई है 2 पाई आर इंटू में डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना लिखा जाएगा, ए डिवाइडेड बाई में यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखेंगे वैल्यू। तो ये हमारे पास डी फाई निकल के आएगा, तो ये डी फाई हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आर ही तो वेरिएबल है, तो अगर आर वेरिएबल होगा तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा 0 से कैपिटल आर, क्योंकि पूरे डिस्क का चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से फाई नेट निकालेंगे तो नेट फाई निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 0 से लगा करके कैपिटल आर, 0 से लगा करके कैपिटल आर में अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए जो चीज़ें कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा देखो के इंटू क्यू इंटू में 2 पाई इंटू में यहाँ पर ए निकल के बाहर चला जाएगा। अब बचा अंदर क्या रह गया, तो यहाँ दिखते हैं ये बचा रह जाएगा आर डी आर डिवाइडेड बाई में, यहाँ देखो एक पावर लिखी, यहाँ पर आधा लिखा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर पावर में बनेगा 3/2 और यहाँ 0 से लगा करके कैपिटल आर की लिमिट लगी हुई है। फर्दर अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं नए पेज पर तो क्या मिलेगा, तो लिखा है के क्यू 2πa, तो यहाँ लिखा गया है के क्यू, यहाँ पर लिखा गया है के क्यू 2πa और यहाँ पर लिखा गया है आर डी आर डिवाइडेड बाई में यहाँ लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर कितनी लिखी गई है 3/2, 0 से लगा करके कैपिटल आर। ये हमारे पास फाई निकल के आएगा। एक बार मैच कर लेते हैं, के क्यू 2πa, के क्यू 2πa, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो पुट कर देते हैं, पुट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसे टी स्क्वायर पुट कर दिया तो ये बनेगा 2r dr, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो बनेगा 2t dt, तो इसे लिखेंगे r dr इज इक्वल टू टी dt, लिख देंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ से लिमिट बदल लेते हैं, तो अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो पहले f, अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू किसकी, r की, तो अगर 0 वैल्यू रखेंगे r की तो यहाँ t की वैल्यू क्या रखेंगे, एफ आर इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू ए बनेगा। अगेन एफ दूसरा वाला, तो दूसरा वाला हमारे पास वैल्यू लिखी गई है आर, तो अगर हम ये वैल्यू रखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देन टी विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर टी स्क्वायर ऐसा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे टी स्क्वायर लिखा गया है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे बन जाएंगी। यहाँ पर ऐसा लिखा तो यहाँ तो टी निकल के आ जाएगा ए, यहाँ पर जब टी निकालेंगे तो निकल के आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकल के आएगी के क्यू 2πa और यहाँ पर ये बन गया टी डी टी, तो टी डी टी बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में इसकी जगह पर टी स्क्वायर लिखेंगे तो देखो टी क्यूब बन जाएगा। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ए से लगा करके रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिमिट आएगी। तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का -1/t बनेगा, -1/t लिख देते हैं। लिमिट कहाँ से, ए से लगा करके रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, तो ये बनेगा के क्यू 2πa इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाई। लिमिट पुट कर देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर लिमिट पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू के क्यू इनटू में 2πa इनटू में, यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 1/a बन जाएगा। अब वो वाली लिमिट बाद में पुट कर देते हैं अपर लिमिट को माइनस की वजह से, तो ये आर स्क्वायर प्लस में बन जाएगा ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ए को इसके अंदर भेज देते हैं, तो अगर ए को इसके अंदर भेजा जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या बनेगी, के की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बन जाएगा 2π बन जाएगा। ए को अगर भेजेंगे तो 1 माइनस ए बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाई में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसे कैंसिल करवा देते तो 2 बचेगा, तो फाई की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो ये फ्लक्स लिंक होगा उस डिस्क के साथ। वापस चलते हैं, तो ये डिस्क का फ्लक्स हो गया। ये तो ट्रेडिशनल मेथड था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा और उससे किया और सॉल्व हो गया कि ई डॉट डी ए करेंगे, थीटा की वैल्यू भी रखेंगे, फिर इतना बड़ा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, उसके बाद फर्दर हमें ये फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन जो दूसरा मेथड है इसका सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड है सॉलिड एंगल से हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉलिड एंगल से सॉल्व करेंगे। तो सॉलिड एंगल से सॉल्व करने से पहले ऐसे देखते हैं, अगर कोई कंप्लीट सरफेस होती है, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद देख लेते हैं। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ से इसको पहले मिलाएंगे हम लोग, यहाँ मिलाएंगे, मान लेते हैं एंगल सपोज थीटा बन रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा होगा तो हम लोगों को पता है ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी जाती, 2π 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से 2π रखें 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है, वो हो जाएगी a डिवाइडेड बाई में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। ये तो हो जाएगा सॉलिड एंगल। हमें सॉलिड एंगल में ऐसा देखते हैं कि जो सॉलिड एंगल बनता है कंप्लीट सरफेस जो बनाती है, या ऐसे कह सकते हैं
4 पाई का मतलब क्या है, कंप्लीट सरफेस से जो पास करेगा क्यू से जो फ्लक्स निकलेगा वो गॉस थ्योरम से लिखा जा सकता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यूनिट स्टेरेडियन से फ्लक्स पास करेगा वो कितना लिखा जाएगा, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी के क्यू। तो अगर क्यू चार्ज रखा गया होगा तो यूनिट स्टेरेडियन से जो फ्लक्स पास होता है वो के क्यू लिखा जाता है। तो इन्होंने ओमेगा स्टेरेडियन से पूछा फ्लक्स कितना पास करेगा, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिट स्टेरेडियन से फ्लक्स पास होता है और हमें कितने का चाहिए, तो ये चाहिए 2 पाई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चाहिए। देखो कट जाएगा, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ से भी फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ रही। यहाँ देखो कितनी आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ा, एलिमेंट लेना पड़ा, फिर सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया और फाइनल रिजल्ट तक गए। यहाँ पर भी वही रिजल्ट निकल के आ रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके निकाला है। तो याद रखेंगे अगर यूनिट स्टेरेडियन का जो एंगल बनता है, क्यू चार्ज अगर उसके अंदर है तो वहां से जो फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी के इंटू क्यू। क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक प्लस क्यू इधर दिया गया है और माइनस क्यू उधर दिया गया है। इन दोनों की वजह से जो इस डिस्क से फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। एरोडो का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को पता है इधर से जो ये फ्लक्स लिंक होगा, ये जो वैल्यू लिखी जाएगी इस फ्लक्स की, यहां पर इधर वाले से जो फ्लक्स की वैल्यू लिखी जाएगी तो ये थीटा लिखा जाएगा। और ये कैसा साइन है, यहां पर ये प्लस का चार्ज रखा गया, वहां माइनस का चार्ज रखा गया, तो इससे फ्लक्स उधर की तरफ जाएगा, उसका फ्लक्स भी उधर बनेगा, मतलब ट्वाइस लिखा जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो फ्लक्स लिखा जाता है वो कितना होगा, तो वो फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने अभी लिखी, फाई जो एक चार्ज की वजह से था वो था क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई थी ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक का बनेगा। सिमिलरली दूसरे का भी करेंगे तो वो भी यही एंगल बनाएगा क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा बनेगा, थीटा थीटा एंगल बनेगा। तो उसका भी फ्लक्स यही लिखा जाएगा और उसका भी फ्लक्स यही लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक का फ्लक्स, एक चार्ज का फ्लक्स है, या कह सकते हैं प्लस क्यू की वजह से जो फ्लक्स बनेगा। लेकिन जब फाई नेट की वैल्यू लिखी जाएगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ट्वाइस लिखा जाएगा एक से पास होने वाला फ्लक्स। तो क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर। इसमें 2 से 2 को कैंसिल करवाएंगे तो क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनेट की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर किसी डिस्क से रखे गए हो और उनकी पोलैरिटी अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो उससे जो लिंक होने वाला फ्लक्स होता है, एक का फ्लक्स निकालेंगे दूसरे का मल्टीप्लाई कराएंगे, डबल बनेगा, तो दोगुना फ्लक्स उसके लिंक हो रहा होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, वो होमवर्क है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन। यहां भी पॉजिटिव रखा गया है, यहां भी पॉजिटिव रखा गया है, तो बताना है फाइंड फ्लक्स linked with the disk। डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताना है। तो ये होमवर्क रहेगा, खुद ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये फील्ड लाइन से क्वेश्चन रिलेटेड है लेकिन सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा, उससे अगर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए इसे यहां रखा गया है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस लीव्स एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम चार्ज Q1 से अल्फा एंगल पर लीव करती हैं एंड कनेक्ट्स विद द पॉइंट चार्ज -Q2 एट एन एंगल ऑफ बीटा, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहां कोई चार्ज है, यहां से अल्फा से निकल रही है, यहां पर बीटा पर कंबाइंड हो रही है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये कोई चार्ज दिया गया है, ये कैसा चार्ज है, तो प्लस का Q1 चार्ज दिया गया है। तो अगर ये Q1 चार्ज है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है, यहां से ये अल्फा एंगल बना रहा है, इधर भी अल्फा एंगल बना रहा होगा, तो इसके बीच में जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहां पर जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी इनका जो नंबर होगा, फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा, अगर यहां सामने उसके कोई चार्ज रखा गया वो कितना है -Q2 है,
तो इसमें अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, मान लेते हैं वो सपोज कितने पर हैं, बीटा पर एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, तो इस बीटा में जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर कर देंगे, के इक्वल कर देंगे। यहां पर हम ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि Q1 से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी Q2 की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर होंगी, ऐसा नहीं है। जो अल्फा यहां पर एंगल दिया गया है, प्लेन एंगल होगा, तो अल्फा जो यहां पर प्लेन एंगल दिया गया है, इससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी इस एंगल के अंदर से, वो फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा बीटा में जो फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उनके नंबर के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर की जो भी फील्ड लाइन निकलेगी वो Q2 पर तो जाएगी, तो एक्सट्रीम कंडीशन, इसके ऊपर जो निकलेंगी वो Q2 पर नहीं जा रही होंगी। तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो यहां से निकलेंगी, यहां पहुंचेंगी, यहां से निकलेंगी, यहां पहुंचेंगी, यहां से निकलेंगी, यहां पहुंचेंगी, तो जितनी भी फील्ड लाइंस ये होंगी वो Q2 पर जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर और नीचे वाली फील्ड लाइंस नहीं जा रही होंगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, एक चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे निकाली जाएंगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालने के लिए हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर यहां पर ये अल्फा दिया गया है, तो अगर यहां पर ओमेगा 1 मान लेते हैं सॉलिड एंगल बन रहा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2π1 माइनस कॉस अल्फा, ऐसा लिख पाएंगे। यहां पर जो ओमेगा 2 बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, तो ओमेगा 2 की वैल्यू लिखी जाएगी 2π और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस बीटा लिखा जाएगा। तो ये हो गया ओमेगा 1, ये हो गया ओमेगा 2। पूछ क्या रखा है इन्होंने, तो पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा बताओ। यहां पर क्वेश्चन हम ये पूछ लेते हैं कि बताओ Q1 डिवाइडेड बाई में Q2 का जो मॉड होगा वो क्या होगा। रिलेशनशिप से वही आएगा, और Q1 बाई Q2 का मॉड पूछे तो भी कितना आएगा। तो यहां सबसे पहले समझते हैं यूनिट स्टेरेडियन से कितना फ्लक्स पास होता है, वो होता है K इंटू क्यू। अभी हम लोगों ने देख लिया, तो K इंटू क्यू का मतलब क्या लिखा जाएगा, Q1 लिखा जाएगा, और इस स्टेरेडियन से मतलब इस वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, यूनिट स्टेरेडियन से फ्लक्स जो पास होता है वो हो गया। यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2π, यहां लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा लिखा जाएगा, ठीक है। इसको बराबर कर देंगे यहां से, तो ये बनेगा Q2, और यहां पर लिखा जाएगा इनटू में 2π, यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस बीटा, ये रिलेशन आएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती क्या है, फ्लक्स ही तो होता है, तो यहां की जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो यहां की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर हो जाएंगी। दोनों तरफ की फील्ड लाइंस को बराबर करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो Q1 Q ये ऐसा कैंसिल होगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डिवाइडेड बाई में Q2, तो यहां से निकल के आएगा, यहां वापस चलते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई में Q2, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो Q1 डिवाइडेड बाई में Q2 लिखेंगे तो उधर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई में 1 माइनस कॉस अल्फा, ये लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह से हम आंसर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, कॉस का हाफ एंगल में फार्मूला खोल देते हैं, तो इसे क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहां पर लिखेंगे 1 माइनस, तो ये लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हम फार्मूला लिखेंगे। यहां पर क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई में Q2 आएगा। सॉल्व कर देते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई में Q2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा जाए तो भी जवाब हम दे सकते हैं, और Q1 बाई Q2 का रेशियो पूछा जाए तो वो भी जवाब लिख सकते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया वो ध्यान रखेंगे, किसी एक चार्ज से जितने यहां पर फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इस यहां पर जो अल्फा दिया गया है तो प्लेन एंगल है, यहां पर जितना ओमेगा बन रहा होगा, तो मान लेते हैं ओमेगा 1 बन रहा, तो यहां से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी वहां इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर नहीं की गई, इस बात का ध्यान रखना है। आगे कुछ क्वेश्चन है, यहां पर ये जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन दिया गया है। ए चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h and a base radius r and a hemisphere of radius r as shown in figure में बना हुआ है। The electric flux through the conical surfaces nq by 6 epsilon naught, तो कह रहे हैं n की वैल्यू बताओ। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, इसके अंदर चार्ज जो लिखा गया वो क्यों है, तो क्यों कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते क्यों यहां कहीं पर दिया गया है, तो अगर क्यों चार्ज है तो इससे टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना लिख सकते हैं, फाई नेट,
गॉस थ्योरम कहती है किसी सरफेस से अगर चार्ज अंदर क्यों इनक्लोज होता है तो वहां से नेट फ्लक्स जो पास करता है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। अब अगर देखा जाए तो ऊपर जो बना हुआ है आधा हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू लिखी गई थी 2 पाई लिखी गई थी। यूनिट स्टेरेडियन से जो फ्लक्स पास करता है वो के क्यू होता है। तो अगर ये के क्यू लिखा गया है इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 पाई से, तो ये फ्लक्स किससे पास करेगा? हेमिस्फीयर से पास करेगा। हेमिस्फीयर से फ्लक्स जो पास करेगा, सॉल्व कर देते हैं तो 4 पाई लिखेंगे तो यहां बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पास करेगा हेमिस्फीयर से। पूछा क्या है? कोनिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, मतलब इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो बताना है कितना होगा। तो टोटल दिया गया है, स्फीयर का दिया गया, तो बाकी का बचा हुआ इससे पास करेगा। तो यहां लिख देते हैं फाई कोनिकल सरफेस। कोनिकल सरफेस से लिखेंगे तो टोटल जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो वैल्यू आई है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर ये फार्मूला निकल के आएगा फाई कोनिकल सरफेस से, उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, ऐसा एक्सप्रेशन यहां कुछ बन नहीं रहा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते तो यहां बन जाएगा 3q डिवाइडेड बाई में 6 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पर n को छुपाया है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर हमें सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट पता होता है तो बहुत आसानी से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सरफेसेस दी गई, सेल्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस है r, 2r और 3r। ठीक है, कुछ इस तरह से है, बना देते हैं इसे। एक ऐसा दिया गया है स्फेयर, ठीक है, दूसरा स्फेयर कुछ इस तरह से दिया गया है, तीसरा स्फेयर कुछ इस तरह से दिया गया है, कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक बनाए गए हैं। अब इनमें कहा है कि चार्जेस दिए गए हैं, इनकी रेडियस भी पता है। यहाँ की रेडियस कितनी है? r है। यहाँ की रेडियस कितनी है? 2r दे रखी है। और सबसे बड़े वाले की रेडियस दे रखी है दैट इज 3r। इनकी रेडियस पता है। इनको जो चार्ज दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? q1। तो इसको चार्ज दिया गया है q1, इसको दिया गया है q2 और इसको दिया गया है q3। इस क्वेश्चन को लगाना बहुत इजी है, लगा भी सकते हैं, लेकिन जो पिछली क्लास हम लोगों ने की थी वहां पर देखा था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखा जाता है तो पोलराइजेशन होता है, मतलब चार्ज वहां पर इंड्यूस होता है, और इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता होगा तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां देखते हैं यहां पर चार्ज कितना रखा गया है? q1। तो यहां q1 है, सामने क्या करेगा? माइनस q1 बनाएगा, ऊपर बनाएगा प्लस q1। तो फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा? दैट विल बी q2 प्लस q1। ठीक है, अब यहां पर चार्ज हो जाएगा इसके आउटर सरफेस पर q1 प्लस q2, अंदर बनेगा माइनस में q1 प्लस q2, तो बाहर वाले पर कितना बनेगा? यहां पर q2 प्लस यहां पर q3, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी। मतलब यहां q1 तो इसमें q1 ऐड होगा, q2 प्लस q1 यहां है तो यहां पर q1 प्लस q2 प्लस q3 आएगा, तो ये चार्जेस हो गए। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहा है। It is found that the surface charge densities on the outer surface of the cells is equal। outer surface पर हम लोगों ने लिखा, outer surface पर क्या है? सिग्मा सेम दिया गया है। तो अगर यहां से देखेंगे तो सिग्मा 1 पहले सरफेस पर, तो वो क्या लिखा जा सकता है? दैट विल बी q1 डिवाइडेड बाई में पाई या 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ऐसा बनेगा। यहां पर आगे बढ़ाएंगे तो ये लिखा जाएगा q2 डिवाइडेड बाई में, सब सेम ही है, तो q2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई, और यहां पर जो ये q2 लिखा जाएगा q2, तो q1 प्लस q2 लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिखेंगे? 4 पाई r में बन जाएगा 2r का स्क्वायर। फर्दर यहां लिखेंगे q1 प्लस q2 प्लस q3, ये q1 प्लस q2 प्लस q3 बनेगा, डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहाँ बन जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या बन सकता है? तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से q1 रेशियो q2 रेशियो q3 जो निकल के आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 135।
तो 1 तो इस तरह से Q1 Q2 और Q3 का जो रेशियो होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जब तक इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटीज लिखेंगे और फिर उनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो इनके अलावा भी जितने ऑप्शन होंगे कोई मैच कर जाएगा। तो याद रखना जब भी चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा होगा तो चार्ज इंड्यूस्ड होने के बाद जो कैलकुलेशन की जाती है कुछ इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। अगर चार्ज कोई कंडक्टिंग सरफेस उसके अंदर क्यों चार्ज रखा जाता है, तो बाहर सरफेस पर जो चार्ज आता है वो सेम पोलैरिटी रखने वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की भी थी। अगर ये कोई कंडक्टिंग सरफेस दी गई, इसके अंदर यहाँ पर कोई कैविटी है, इसमें क्यों चार्ज रखा जाता है प्लस क्यों, तो प्लस क्यों चार्ज रखने की वजह से इस पर माइनस क्यों बनता था और यहाँ पर बनता था प्लस का क्यों, याद होगा। तो यहाँ पर प्लस का क्यों चार्ज बन जाता था। तो इंड्यूस्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए उसके बचे हुए क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस दिया गया सिग्मा पर यूनिट एरिया। इट इज मेड ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल सरफेसेस हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद फोर्स एफ। फोर्स एफ जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहां पर जो 2 हेमीस्फेयर होंगे इनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। पहले अलग करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। सामने वाला जो कुछ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो यही तो आएगा, और इसकी रेडियस अगर आर है तो ये क्रॉस सेक्शन कितना लिखा जा सकता है, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आधा गोला है उसको काट दिया जाए तो उसका जो ये सेक्शन बनेगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। सामने इधर कितना निकल के आएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि इनको जब प्रेस किया जाएगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोगों को फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना आता है, dF बाई डी लिखना हम लोग जानते हैं। तो dF बाई डी अगर लिखना जानते हैं वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स लिखना चाहेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एरिया से मल्टीप्लाई कराना तो एरिया वो होगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो वो लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो चीजें कांस्टेंट उनको कांस्टेंट रख देते हैं, बाकी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ये पाई कांस्टेंट चला जाएगा 2, और यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पर लिखा गया है सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 लगा लेते हैं क्योंकि किसी में 2 लिखा नहीं गया। तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर के जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये हो गया इसका जवाब। ये 2010 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल कैविटी ऑफ r2 सेंटर्ड एट p। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये r1 रेडियस का था, a डिस्टेंस पर यहाँ पर एक कैविटी बनाई गई है r2, और यहाँ पर एक बात लिख रखी है उसको पढ़ते हैं दोबारा से। इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये कैसा स्फीयर होगा, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो कैविटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। कैविटी का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा मतलब कंडक्टर्स के अंदर जो कैविटी बनती हैं, कैविटी जो बनती हैं उनका कॉन्सेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पी पॉइंट पर जाएं तो फील्ड की वैल्यू लिखनी हो तो कितनी लिखी जा सकती है, तो वो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या फार्मूला हम लोगों को पता है, अगर ये स्फेयर होता है और इस स्फेयर को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके वॉल्यूम में, यहाँ आर डिस्टेंस पर जाते जहाँ पी लिखा गया हो, या आर डिस्टेंस मान लेते हैं, आर वेक्टर भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सरफेस रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, तो ई एट पॉइंट पी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है रो इंटू आर डिवाइडेड बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेराइव भी किया था, तो जाकर के देख भी सकते हैं। तो ये फार्मूला काम करता है। तो पी पॉइंट पर जो फील्ड निकल के आएगा वो तो इतना निकल के आएगा, और इतना फील्ड निकल के आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इन्होंने कहा पोजीशन आर आर है, तो कह रहे हैं किस पर डिपेंड करेगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कह रहे हैं ई इज यूनिफॉर्म, ई यूनिफॉर्म होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R, R की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है।
लेकिन इन्होंने कहा R2 पर डिपेंड करेगा, तो R2 पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कैविटी किसके अंदर बनाई गई है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर बनाई गई, तो यहां पर कंडक्टर के कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। दूसरा है E इज यूनिफॉर्म, E यूनिफॉर्म है कह रहे हैं, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑफ R2, R2 पर डिपेंड करता है, यहां पर डायरेक्शन डिपेंड करती है R पर, वैसा ही लिखा गया है। E इज यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ A, कह रहे हैं A से इंडिपेंडेंट होगा, तो यहां पर हम लोगों ने अभी जो लिखा है एक्सप्रेशन, यहां जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें तो A आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। कह रहे डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A, तो डायरेक्शन तो A पर डिपेंड करती, तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं मैग्नीट्यूड भी डिपेंड नहीं करता A पर। E इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A, तो कह रहे हैं कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें भी A है, मतलब A पर डिपेंड करेगा, और इसकी डायरेक्शन भी A पर डिपेंड करेगी, तो जो E एट पॉइंट P लिखा जाएगा उसको लिखेंगे रो A वेक्टर डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी और इसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन होगा आज का, HW में होगा, होमवर्क क्वेश्चन है, ये खुद ही ट्राई करना है और इसका जो भी जवाब आएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा इनमें ABC में से वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया गया, E नॉट कांस्टेंट है, कह रहे फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, फिगर जो दिखाया गया उसका जो एरिया दिया गया होगा शेडेड एरिया, उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू बतानी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनके ऑप्शन देखने से पहले इसका फिगर क्या होता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसका फिगर दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, ये जेड डायरेक्शन दी गई है, ये वाई डायरेक्शन दी गई है, इसके कोऑर्डिनेट A, 0, A दिए गए, A, A दिया गया, 0, 0 दिए गए हैं। तो इस शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो होमवर्क है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले सॉल्व करना है, अगली क्लास में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा या फिर जो PDF मिलेगी उसमें इसका सोल्यूशन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो हम लोगों ने देखे, साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को कवर किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वहां पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।